कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। 2:30 बजे मिस्टर और मिसेस शर्मा एक लाश को सूटकेस में ले जा रहे हैं, जिसकी चीन की ओर से झांकता हुआ एक हाथ अपने खून से लथपथ था। उस कटे हुए हाथ में सिर्फ उंगलियां थी। उस हाथ का अंगूठा था ही नहीं, किसी ने काट दिया था। अब मिस्टर और मिसेस शर्मा को बस यही चिंता खाई जा रही है कि कहीं उनके माथे से टपकता पसीना और बैग में रखे हाथ से गिरता खून कोई देख ना ले। सुनिए जी। अरे सुनना बोलना बाद में, पहले हमें यहाँ से निकलना है। ये हमारी बेटी है, ये करना जरूरी है क्या? तुमने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा था? यही आखिरी रास्ता है और ये मैं हम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूँ। इससे पहले कि मिसेस शर्मा कुछ और कह पाती, मिस्टर शर्मा ने खून से सने सूटकेस को अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल दिया और कार में बैठे एक सुनसान रास्ते पर चल दिए। निशा अपनी क्लास की टॉपर है, पर उसका हकलाना उसके लिए परेशानी का सबब बन गया है। अक्सर क्लास में बच्चे उसकी हकलाने की नकल कर उसका मजाक उड़ाते और टीचर के क्लास में आने तक उसके ऊपर पेपर बॉल मारकर उसको बुली करते। निशा भी घुट घुट कर ये सब बर्दाश्त करती। अपनी उम्र के बच्चों के इस तरह के बर्ताव ने उसे अकेला कर दिया था। निशा, टाइम क्या हुआ? निशा की क्लास में एक लड़का और था जो उसी की तरह हकलाता था। रेहान निशा की हालत देख उसे भी हमदर्दी होने लगी थी। रेहान ने कई बार सोचा भी कि वो निशा से जाकर बात करे, पर उसे इस बात का भी डर था कि कहीं बच्चे निशा को छोड़ उसका मजाक न उड़ाने लग जाएं। फिर भी खुद में हिम्मत भर उसने कई बार निशा से बात करने की कोशिश भी की, पर हमेशा आखिरी वक्त पर रुक गया। किस्मत से रेहान निशा का पड़ोसी भी था, जो हमेशा अपनी खिड़की से निशा को निहारता रहता था। पर इन दिनों न जाने क्यों निशा ने अपने दरवाजे और खिड़की सब बंद कर लिए थे। यूं ही न जाने निशा और रेहान के दिन गुजरने लगे। पर फिर एक रात रेहान का कुत्ता मोती खिड़की के बाहर अपना मुंह निकाल कर भौंकने लगा, जिससे रेहान की नींद टूट गई। क्या हुआ मोती? ये आज तो आधी रात में क्यों भौंक रहा है? ये कहते ही रेहान मोती के पास गया और उसे सहलाने लगा, पर मोती अभी भी बेतहाशा भौंके जा रहा था, मानो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ हो। फिर जैसे ही रेहान ने खिड़की के बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो डर के मारे कांपने लगा था, क्योंकि निशा की लाश पंखे से लटकी झूल रही थी। पहले कुछ पल तो रेहान का सांप सूख गया था, लेकिन जैसे ही उसने अपना होश संभाला तो चीखते हुए कमरे से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। मम्मी पापा उठिए। अपने बेटे के होश आवाज उड़े देख रेहान के माँ पापा भी नींद से जाग गए, और जब रेहान ने उन्हें मामले की खबर दी तो उन्हें भी धक्का लगा था। अगले दिन सोसाइटी के बाकी लोग निशा के घर के बाहर जमा हो गए। वे अपनी अपनी सहानुभूति देने और आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी बच्ची, भला ये भी कोई उम्र थी? पड़ोसी निशा की लाश देख ये सब बोल ही रहे थे कि इतने में निशा के माता पिता अपने घर से बाहर आए। उनके हाथ में कागज भी था, जिसे दबाए उन्होंने पड़ोसियों से कहा, अब क्या लेने आए हैं आप लोग? हमसे हमारा सब तो छीन लिया, अब क्या ही बचा है? हम तो आप लोगों का दुख बांटने आए थे, और आप लोग? ये निशा का सुसाइड नोट है। सॉरी मम्मी पापा, मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है, पर मैं क्या करूं? स्कूल में बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और अपने साथ खिलाते भी नहीं। इस अकेलेपन से दम घुटता है। इससे पहले मेरा और दम घुटे मैं मर जाना चाहती हूँ। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है, और मेरी बेटी को आपके बच्चों ने मारा है। बस नहीं चाहिए आपके झूठे दिलासे। चले जाइए और छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल पर। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। और इतना कहकर चले गए। रेहान जो अपने घर के गेट से ये सब खड़ा होकर देख रहा था कि अचानक उसके कानों में निशा की आवाज गूंजी। रेहान, तुम मुझे बचा सकते थे। रेहान ने डरते हुए जब आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं था।
फिर खुद ही से अपना वहम मान वो वापस घर में चला गया। रोज की तरह रेहान उस रात भी निशा की खिड़की की तरफ देख रहा था, क्योंकि निशा की मौत रेहान को अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी, जैसे कि उसकी गलती का नतीजा हो। वो अब दिन भर बस अपनी खिड़की के पास बैठा रहता और निशा के घर को निहारता रहता। ये सब रोक सकता था मैं, काश उसी दिन थोड़ी हिम्मत कर लेता। एक रात जब रेहान अपना होमवर्क कर रहा था, तब एक हल्की सी हवा से उसके रजिस्टर के पेपर उड़ने लगे। जैसे वो ये देखने के लिए उसकी नजर उठी, उसका ध्यान शीशे पर पड़ा, जिसमें निशा और उसकी वही बेजा आंखें थी जो उस रात उसने देखी थी। डर के मारे कांपता हुआ जैसे ही उसने पीछे देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा, लेकिन वापस मुड़ते ही उसे रजिस्टर के पेपर पर निशा का सड़ा हुआ अक्स दिखाई दिया, जिसकी आंखें रेहान को ही घूर रही थी। वो छटपटाता हुआ कमरे के कोने में जा खड़ा हुआ और रोने लगा, और इससे पहले वो इस सदमे से उभर पाता, उसकी नजर निशा की खिड़की पर पड़ी, जिस पर आग की लपटों से बनी हुई एक परछाई दिखी। रेहान ने अपनी अलमारी से दूरबीन निकाल कर देखा तो निशा के मम्मी पापा उस कमरे में हवन कर रहे थे, और हवन कुंड में फूल की आहुति डाल कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो दोनों एक लाल घेरे के अंदर बैठ कर ही कर रहे थे। ये इतनी रात में क्या कर रहे हैं? मुझे देखना चाहिए। पर रेहान ने एकदम से खुद को रोका और कहा, नहीं नहीं, ये उनका पर्सनल मामला है। ये कहता हुआ रेहान सोने चला गया। रात अभी काली हुई ही थी कि अचानक ही निशा की चीख एक बार फिर से उसके कानों में गूंजी, जिससे उसका खून सूखने को हो गया था। रेहान, तुम सब रोक सकते हो, उन्हें रोको। इससे पहले कि रेहान पहले की तरह हड़बड़ाता हुआ उठता, मोती उसके पास बिस्तर पे आके लेट गया और पतली आवाजें निकालने लगा, जैसे वो डरा हुआ हो। मुझे भी डर लग रहा है मोती, तुम मेरे साथ ही सो जाओ, हम साथ रहेंगे तो किसी को कुछ नहीं होगा। मोती और रेहान ने नींद न आते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी ओर निशा के माँ बाबा मंत्रों को गुनगुनाते हुए हवन कुंड में आहुति डाल रहे थे, जिसकी आवाज रेहान के साथ सुनाई दे रही थी। पूरी रात मंत्रों का उच्चारण चलता रहा और लगातार कई रातों तक निशा के माँ बाबा हवन करते रहे। एक तरफ हवन का सिलसिला चल रहा था तो दूसरी तरफ रेहान को निशा की आवाजें दिन रात सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि रेहान अब आईने में अपने अक्स से भी डरने लगा था। उसे लगता कि निशा की सड़ी हुई लाश फंदे से झूलती हुई उसके पीछे लटक रही है और खुली आंखों से वो बस रेहान को ही देखती रहती है। फिर एक दिन जब मंत्रों का उच्चारण रुक गया तो उसने अपनी खिड़की से निशा के घर की ओर देखा। निशा के माँ बाबा एक बड़े से सूटकेस में कुछ भारी सामान ले जा रहे थे। रेहान ने सूटकेस से निकला हाथ और उसका कटा हुआ अंगूठा भी साफ देख लिया था। ये सब देख रेहान को किसी साजिश की बू आ गई थी। कुछ तो अजीब है, इतने दिन के हवन के बाद ये लोग कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतने बड़े सूटकेस के साथ। और ये हाथ किसका है? कहीं खुद से कहते हुए रेहान तुरंत अपने घर के दरवाजे की ओर भागा, पर इससे पहले वो बाहर जा पाता रेहान की माँ ने उसे रोक लिया। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? माँ और निशा के मम्मी पापा इतनी रात में एक बड़ा सा सूटकेस लेकर कहीं जा रहे हैं और वो पिछले कुछ दिनों से उसके कमरे में। इससे पहले रेहान अपनी बात पूरी करता, उसकी माँ ने उसे डांटते हुए चुप करा दिया। मैं पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, दूर रहो लोगों से। एक तो वो लोग सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते और सूटकेस लेकर जा रहे हैं तो जाने दो, अच्छा है भला टली। माँ की बात सुनकर रेहान चुप हो गया और उदास मन के साथ अपने कमरे में वापस चला गया। रेहान एक रात को मोती के भौंकने की आवाज से उठा, जैसे वो तब उठा था जिस रात उसने निशा की लाश देखी थी। उसने मोती को सहलाते हुए पूछा कि उसे क्या हुआ, पर मोती का भौंकना रुक ही नहीं रहा था। और तो और निशा की खिड़की
जो अक्सर खुली रहती थी आज वो भी बंद थी। मैं समझ रहा हूँ मोती, उस कमरे में कुछ तो है। लगता है इस बार मुझे खुद जाकर ही देखना पड़ेगा। रेहान ने इस बार ठान लिया था कि उसे उस कमरे और निशा की उन आवाजों का सच जानना ही था। इसीलिए वो मोती के साथ पहले अपने घर से निकला और फिर निशा के घर का गेट फांदकर अंदर घुस गया। फिर मोती के लिए गेट खोला और उसे भी घर में ले आया, पर कमरे के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे कि अचानक ही रेहान की नजर एक पाइप पर पड़ी जो निशा की खिड़की के बराबर से निकलते हुए छत पर जाती थी। अगर मैं इस पाइप से चढ़कर खिड़की तक पहुंच जाऊं, तो मैं खिड़की खोलकर अंदर जा सकता हूं। रेहान जैसे ही पाइप पर चढ़कर घर में घुसा तो उसे वो दिखा जो वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। रेहान ने देखा निशा के माता पिता ने भी उसी कमरे में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी, और यह देखते ही उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे पुलिस को बुलाना होगा। इतना कह रेहान दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा कि तभी उसे अपने सामने मिस्टर और मिसेस शर्मा की आत्माएं उसके सामने आ खड़ी हुई। रेहान, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर आप लोगों ने ये सब क्यों किया? मर तो हम उसी दिन गए थे जब हमारी बेटी ने सुसाइड किया था। इकलौती बेटी के चले जाने का दुख हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। इस घर की हर चीज में उसकी याद बसी हुई है, और निशा के बिना ये घर हमें काटने को दौड़ता है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे जिंदगी कैसे जी। तब किसी ने हमें बाबा तिरुमल से मिलवाया। बाबा तिरुमल ने हमसे कहा कि एक तरीका है जिससे फिर से हम अपनी बेटी से मिल सकते हैं। 4 रातें हवन करने के बाद हमें निशा के बाएं हाथ के अंगूठे को काटकर उसके तकिए के नीचे रखना होगा, और फिर उसके शरीर को उनके आश्रम में जमा कराना होगा। उसने कहा कि हमें भी उसी की तरह खुदकुशी करनी होगी जैसे निशा ने की, और फिर आश्रम से कुछ लोग आएंगे और हमें और हमारी बेटी को जिंदा कर देंगे। फिर कोई भी हमें और हमारी बेटी को जुदा नहीं कर पाएगा। ये सब अंधविश्वास है। मैं पुलिस को अभी लेकर आता हूँ। कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा, आश्रम से लोग आते ही होंगे। इतना कहते ही निशा के माँ पापा ने उस पर हमला कर दिया। वो अपनी शक्ति से कमरे में पड़ी हर चीज को रेहान के ऊपर फेंकने लगे। रेहान भी बचने की कोशिश करता, पर जब वो फेंकने लगता तो चीजों से लगी चोट से वो अपने ही खून में लथपथ हो गया। रेहान की हालत देख मिस्टर और मिसेस शर्मा ने कमरे में पड़ी एक बड़ी सी टेबल को हवा में उठा रेहान पर फेंकने वाले थे। रेहान ने भी अपनी मौत सामने देख अपनी आंखें बंद कर ली और बुदबुदाते हुए कहा, हो सके तो निशा मुझे माफ कर देना। पर इससे पहले कि वो टेबल रेहान के ऊपर गिरता, निशा की आत्मा ने आखिरी वक्त में आकर रेहान को बचा लिया और अपनी शक्तियों से टेबल के 2 टुकड़े कर दिए। रेहान ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक खुशी थी। वो बस एकटक निशा को देख रहा था। मम्मी, मम्मी, पापा, आप ये लोग क्या करने जा रहे थे? मेरी बच्ची, तू आखिर आ ही गई। हम तो ये सब तेरे लिए कर रहे थे, और देख अब तू। कुछ नहीं जानते आप लोग। आपने जिस बाबा को मेरी लाश दी थी, उसने मेरी लाश के साथ पहले जबरदस्ती की और फिर ऑपरेशन करके मेरे सारे अंग निकाल कर काले बाजार में बेच दिए, और आप लोगों को भी मेरी तरह सुसाइड करने के लिए बना लिया ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। उस तिरुमल बाबा को मैं नहीं छोड़ूंगा। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब हमारी आत्माएं ऐसे ही भटकती रहेगी। नहीं भटकेगी, आप लोगों को मुक्ति भी मिलेगी और उस बाबा को सजा भी। इसके बाद रेहान ने वही किया जो सही था। उसने पुलिस को बताया और पूरी कहानी शुरू से अंत तक बताई। पुलिस ने तिरुमाला बाबा के आश्रम पर छापा मारा, जहां निशा ही नहीं और भी जवान लड़कियों की लाशें मिली और बहुत सारा काला धन जो गैर कानूनी कामों से उसने कमाया था। पुलिस ने निशा और उसके माता पिता का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक करवाया। आज इस हादसे को 6 साल हो गए।